स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ एक डिस्कशन करने वाले हैं, जहां पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं इंडिया और यूरोपियन यूनियन के संबंधों के बारे में। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टेनेट्स और इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन रिलेशंस। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे किस तरह की ग्लोबल डायनामिक्स इवॉल्व हो रही है विथ रेस्पेक्ट टू इंडिया EU रिलेशंस। इनफैक्ट चर्चा हम लोग शुरू करते हैं एक सवाल के साथ। सवाल ये है, इन दी आफ्टरमैथ ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक, ऑल्दो कोविड-19 पैंडेमिक कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि धीरे धीरे कोविड-19 पैंडेमिक का एंड आ रहा है। तो इन दी आफ्टरमैथ ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, इंडिया एंड EU who are considered as natural partners, they have a new opening to evaluate their engagement, to re-evaluate their engagement rather। इस स्टेटमेंट को डिस्कस कीजिएगा। तो हम लोग इस पर्टिकुलर डिस्कशन में बात करेंगे इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच पिलर्स क्या है, एरियाज ऑफ कोऑपरेशन क्या है। ये डिस्कशन हम लोग क्यों कर रहे हैं ये भी हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि हाल ही में इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नेगोशिएशंस वापस शुरू हो चुकी हैं। 2013 से नेगोशिएशन हॉल्ट हो चुकी थी, 8 साल के बाद अभी नेगोशिएशन वापस स्टार्ट हुई है। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे एट द एंड ऑफ द डिस्कशन। तो ये रहेगा हमारी एजेंडा चर्चा का। टू गेट टू नो ऑल दिस इंफॉर्मेशन मेरे साथ बने रहिए टिल द वेरी एंड। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप UPSC सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा मौका है आपके लिए। स्टडी IQ का फाउंडेशन बैच शुरू होने वाला है 11 जुलाई सुबह 8 बजे से। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं UPSC सिविल सर्विसेज की, दिस इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर जनरल स्टडीज नीड्स। इस कोर्स में आपको प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी, पर्सनालिटी टेस्ट की भी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। ये क्यों? क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉम्प्रिहेंसिव फीचर्स है हमारे प्रोग्राम के। 10 महीने का आपका शेड्यूल बना हुआ है। 10 महीने आपके क्लासेस चलेंगे लाइव सुबह 8 बजे। 900 घंटों से भी ज़्यादा लाइव टीचिंग होगी। 1-to-1 मेंटरशिप आपको मिलेगी। 1-to-1 मेंटरशिप के अलावा आपको ग्रुप मेंटरशिप भी मिलेंगी, जिससे कि आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हो। इसके अलावा आपको कंटिन्यूसली क्रिस्प नोट्स मिलेंगे, MCQ सॉल्व कराए जाएंगे आपसे, आंसर राइटिंग की प्रिपरेशन आपकी होगी, सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम आपको मिलेगा, करंट अफेयर्स प्रोग्राम आपको मिलेगा। यू विल गेट एवरीथिंग इन वन प्रोग्राम इटसेल्फ। और आप जानते हैं कि स्टडी IQ का उद्देश्य है कि क्वालिटी एजुकेशन आप तक ले आए एट अफोर्डेबल प्राइसेस। और अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करोगे जब भी आप ये कोर्स खरीदोगे, राहुल लाइव, यू विल गेट दिस एंटायर प्रोग्राम फॉर 18,999 ओनली। ध्यान रखिएगा, रिमेंबर द डेट 11 जुलाई 2022 पे ये कोर्स शुरू हो रहा है एट 8 AM। तो देर किस बात की, जस्ट विजिट द डिटेल्स दैट आर गिवन हियर एंड एनरोल फॉर दिस कोर्स एज सून एज पॉसिबल। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी चर्चा होने वाली है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के संबंधों के बारे में। देखिए, ऑल्दो यूरोपियन यूनियन की स्थापना फॉर्मली हुई थी 1993 में थ्रू द maastricht ट्रीटी, लेकिन इंडिया के संबंध यूरोपियन कम्युनिटी के साथ, जो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं प्रीकर्सर था यूरोपियन यूनियन का, उनके साथ 1960 से ही हमारे अच्छे संबंध थे। लेकिन यूरोपियन यूनियन फॉर्मली बनने के बाद जो हमारे रिलेशंस डेवलप हुए हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ द 1994 इंडिया EU कोऑपरेशन अग्रीमेंट। 1993 में EU बना और उसी समय पे एक जॉइंट पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी जारी किया गया 1993 में, जिसके बेसिस पर 1994 में एक कोऑपरेशन अग्रीमेंट आया, जो हमारी पार्टनरशिप की फाउंडेशन बना। सन 2000 में हम लोगों ने और भी रिलेशंस को फॉर्मलाइज किया। हर साल इंडिया और EU का एनुअल समिट होगा, ये डिसाइड हुआ। शुरुआत हुई सन 2000 में। 2004 में इंडिया और यूरोपियन यूनियन स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स बने, और इस साल अप्रैल 2022 में आप देख सकते हो EU एंड इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 60 ईयर्स ओल्ड बायलैटरल रिलेशंस को इन्होंने सेलिब्रेट किया। आप जानते हैं कि EU और इंडिया के बीच कई सारे कॉमन पैरामीटर्स है, स्पेशली डेमोक्रेसी एक बहुत बड़ा कॉमन पैरामीटर है, मल्टीलैटरल वर्ल्ड ऑर्डर ये भी एक बहुत बड़ा पैरामीटर है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में दोनों बिलीव करते हैं, ओपन और फ्री ट्रेड में बिलीव करते हैं। तो ये सारे टेनेट्स है इंडिया और EU की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के। अगर हम लोग बात करें पिलर्स के बारे में, व्हाट आर द बेसिक पिलर्स ऑन विच इंडिया EU कोऑपरेशन इज स्टैंडिंग, तो हम लोग 6 पिलर्स के बारे में बात कर सकते हैं, जिन्हें हम लोग नॉर्मली डिवाइड भी कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट 3 आर मोर रिलेटेड टू इकोनॉमी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पहला है
ट्रेड रिलेशंस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पिलर बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन। अगर हम लोग ट्रेड के दृष्टिकोण से बात करें, 2020 में इंडिया और ईयू का ट्रेड था अप्रॉक्सीमेटली 95.5 बिलियन यूरोस का। यूरोपियन यूनियन was India's third largest trading partner in 2021. Almost 11% of Indian total trade comes from European Union itself. यूरोपियन यूनियन इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन था। 15% इंडिया से जो एक्सपोर्ट्स जाते हैं वो यूरोपियन यूनियन को ही जाते हैं। इसके अलावा ईयू ने काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट्स की हुई है इंडिया में। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट्स टोटली एफडीआई आ चुका है अभी तक $87 बिलियन का। इसके अलावा यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने इंडिया में 3.8 बिलियन यूरोस का इन्वेस्टमेंट किया है इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी एंड अदर प्रोजेक्ट्स। 6000 यूरोपियन कंपनीज है इंडिया में जो इंडिया में 1.7 मिलियन जॉब्स डायरेक्टली दे चुकी हैं, इनडायरेक्टली 5 मिलियन जॉब्स की तरफ कंट्रीब्यूट करता है ईयू। सो ट्रेड के दृष्टिकोण से आप देख सकते हो कि कितना एक्सटेंसिव ट्रेड है इंडिया और यूरोपियन यूनियन का। अगर हम लोग बात करें टॉप 3 पार्टनर्स इंडिया के, यूएसए, चाइना एंड देन यूरोपियन यूनियन वुड बी द थर्ड बिगेस्ट पार्टनर। सो ट्रेड इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ आवर कोऑपरेशन। इसके अलावा दूसरा पिलर है कनेक्टिविटी। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, सर कनेक्टिविटी, यूरोपियन यूनियन तो काफ़ी दूर है, तो किस तरह की कनेक्टिविटी के ऊपर हमारा फोकस रहता है। देखिए, अगर हम लोग ईयू और इंडिया की शेयर्ड विजन की बात करें, कनेक्टिविटी के दृष्टिकोण से 4 थेमेटिक एरियाज के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। पहली कनेक्टिविटी का डोमेन है डिजिटल कनेक्टिविटी। डिजिटल एक्सेस, डिजिटल सर्विसेज, डेटा प्रोटेक्शन, इन सभी के प्रति इंडिया ईयू की पार्टनरशिप चलती है। ट्रांसपोर्ट के दृष्टिकोण से भी मैरिटाइम लिंक हो, एयर बेस्ड लिंक हो, दूसरी जो ट्रेड फैसिलिटेशन की प्रोसीजर्स हो, इसके प्रति भी हमारी एक पार्टनरशिप चलती है। इसके अलावा एनर्जी बेस्ड कनेक्टिविटी भी चलती है। ज़्यादा से ज़्यादा रीजनल कनेक्टेड ग्रिड्स हो, रीजनल प्लेटफॉर्म्स बने, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल सॉल्यूशंस हम लोग बनाएं। इनफैक्ट यूरोपियन यूनियन के जो मेन देश है, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इंडिया को ग्रीन एनर्जी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी मदद कर रहे हैं। इसके अलावा फोर्थ कनेक्टिविटी एस्पेक्ट इज पीपल टू पीपल कोऑपरेशन इन एजुकेशन, इन रिसर्च। आप जानते हैं कि इंडियन डायस्पोरा यूरोपियन कंट्रीज में काफ़ी ज़्यादा है। सो सेकेंड पिलर इज कनेक्टिविटी फ्रॉम 4 थेमेटिक एरियाज। द थर्ड एरिया ऑफ कनेक्टिविटी इज क्लाइमेट चेंज ऑफ कोर्स। अब देखिए, क्लाइमेट चेंज की तरफ इंडिया ने कई सारे स्टेप्स लिए हैं ताकि हम लोग क्लाइमेट चेंज से लड़े, ग्लोबल वार्मिंग को कम करें। इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक क्लासिक एग्जांपल है जहां पे इंडिया और एक यूरोपियन यूनियन का पार्टनर दैट इज फ्रांस, अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री, दोनों ने मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया है। ईयू और इंडिया की सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ, ग्रीन एनर्जी की तरफ काफ़ी सारी कोलैबोरेशन है। सो क्लाइमेट चेंज इज थर्ड इंपॉर्टेंट पिलर। इसके अलावा अगर हम लोग एक मैक्रो लेवल पे देखें, स्ट्रेटेजिक लेवल पे देखें, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा कन्वर्जेंस है। इंडिया और यूरोपियन यूनियन दोनों चाहते हैं कि चाइना का जो दबदबा बढ़ रहा है उसे बैलेंस करे, उसे काउंटर करे कहीं ना कहीं। इंडिया के दृष्टिकोण से बताने की ज़रूरत नहीं है, इंडिया और चाइना का ऑलरेडी बॉर्डर का विवाद चलता है। गलवान वैली में 2020 में क्लैश हो चुका है, तब से तनावपूर्ण रिलेशन ज़रूर है इंडिया चाइना के। लेकिन चाइना यूरोपियन यूनियन की बात करें, देखिए चाइना ने यूरोपियन यूनियन में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, लेकिन अभी ईयू को पता चल रहा है कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट इज रादर ओपेक। स्पेशली क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर 5G से बहुत सारे यूरोपियन देशों ने चाइना को बाहर हटा दिया। इसके अलावा इंडिया और ईयू में इन जनरल हम लोग काफ़ी सारे कॉमन पैरामीटर्स देख सकते हैं, जैसे कि मल्टीलैटरलिज्म, मल्टीपोलैरिटी, प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स। इन सभी दृष्टिकोणों से हम लोग मल्टीलैटरल फोरम्स पे भी काफ़ी ज़्यादा कोलैबोरेट करते हैं। सो मल्टीपोलैरिटी, promotion of multipolarity rather is another pillar of cooperation. And finally, इंडो पैसिफिक का पैराडाइम जब से डेवलप हुआ है तब से यूरोपियन यूनियन भी यहाँ पे इंटरेस्ट जरूर दिखा चुका है। इसको हम लोग उदाहरण दे सकते हैं, रिसेंटली कंक्लूडेड नेटो समिट। नेटो में आप जानते हैं कि बहुत सारे यूरोपियन देश हैं, ईयू में 27 देश है, नेटो मेंबरशिप इज अराउंड 30। सो काफ़ी कॉमन कंट्रीज है वहाँ पे। उन्होंने इंडो पैसिफिक में और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की बात की थी, विच इज़ वेरी वेलकम स्टेप फॉर इंडिया। और कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा पिलर ऑफ कोऑपरेशन बनने वाला है आगे चल के। इन सभी जगहों पे इंडिया और ईयू ने काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट की हुई है।
एक उदाहरण है, रिसेंटली जो हमारा कंक्लूड है मई 2021 में हमारा लास्ट समिट हुआ था, 16th इंडिया यूरोपियन यूनियन समिट, जहां पे हम लोगों ने फोकस किया था ऑन कोविड-19, प्रिपेयर्डनेस टुवर्ड्स कोविड-19 एंड रेजिलियंस अगेंस्ट कोविड-19। ग्रीन एनर्जी के ऊपर फिर से हम लोगों ने एक फोकस किया हुआ था। इंक्लूसिव ग्रोथ थ्रू ट्रेड, कनेक्टिविटी एंड टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर भी हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फोकस था। एंड फाइनली आप यहाँ पे देख सकते हो, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड और प्रॉस्परस वर्ल्ड बनाने की बात करते हैं इंडिया और यूरोपियन यूनियन। सो कई सारे एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस है, कई सारी एरियाज ऑफ फोकस है, और हम लोगों ने बात की थी कैसे अभी री इवैल्यूएट करने की जरूरत है इंडिया ईयू को। जो मैंने सवाल पूछा था आपको, वो क्यों? क्योंकि हाल ही में इसी खबर के चलते हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि रिसेंटली इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन हैव कंक्लूडेड फर्स्ट राउंड ऑफ नेगोशिएशंस इन द इंडिया ईयू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। हम लोग कह सकते हैं इंडिया ईयू का जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की नेगोशिएशन चल रही थी वो फिर से रीस्टार्ट हो चुकी है 2022 में। 2013 से ये कहीं ना कहीं एक बैक स्टेप ले चुका था। कई दिनों से हमारी एफटीए या फिर जो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट है उसके प्रति नेगोशिएशन रुकी हुई थी, जिसको हम लोगों ने रीस्टार्ट किया है। हाल ही में जो फर्स्ट राउंड ऑफ नेगोशिएशन हुई, वहाँ पे कई सारे इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट्स के ऊपर चर्चा हुई, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस के ऊपर चर्चा हुई। इंडिया की तरफ से नेगोशिएशन को लीड कर रही थी निधिमणि त्रिपाठी, जॉइंट सेक्रेटरी फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, एंड ईयू की तरफ से चीफ नेगोशिएटर मिस्टर क्रिस्टोफ केनर। और यहाँ पे 52 टेक्निकल सेशंस हुए, 18 पॉलिसी एरियाज के ऊपर डिस्कशन हुई, 7 सेशंस हुए विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एंड ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। अब इन्हीं चीज़ों से आप एक अनुमान लगा सकते हो कि आगे क्या आ सकता है। आप देख सकते हो पे इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, हमारा जो सेकेंड राउंड ऑफ नेगोशिएशन होने वाला है वो सितंबर 2022 में होगा, और इस बार वो ब्रसेल्स में होगा। तो क्या हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, कैसे हम लोग फिर से रीइवैल्यूएट कर सकते हैं कि सबसे पहली चीज़, अच्छा है कि हमारे एफटीए के टॉक्स अभी एडवांस हो रहे हैं, लेकिन व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट इन फ्यूचर? यूरोपियन यूनियन इज गोइंग टू गो फॉर अ टफ बार्गेन। देखिए, हम लोगों ने दूसरे कई देशों के साथ एफटीए की नेगोशिएशन चल रही है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, यूएई के साथ हम लोगों की ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट भी फाइनलाइज हो चुकी है। तो जो उन देशों के साथ नेगोशिएशन हुई और जो ईयू के साथ नेगोशिएशन होगी, उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हम लोग ज़रूर देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यूरोपियन यूनियन के जो अग्रीमेंट्स होते हैं वो काफ़ी वाइड और डीप होते हैं। देखिए, नॉर्मली गुड्स एंड सर्विसेज के ट्रेड और इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ तो होता ही होता है, लेकिन यूरोपियन यूनियन ने जितने भी अग्रीमेंट्स अभी तक साइन किए, वहां पे कुछ बाइंडिंग कमिटमेंट्स होते हैं और वाइडर इश्यूज के ऊपर होते हैं। तो आगे आने वाले समय हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सम सॉर्ट ऑफ हार्ड बार्गेन फ्रॉम यूरोपियन यूनियन ओवर मेनी इश्यूज। सबसे पहला इशू होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन ट्रेड के ऊपर। देखिए, ईयू के मैं 2 अग्रीमेंट को उदाहरण दे सकता हूं। एक 2011 में उनका अग्रीमेंट हुआ था साउथ कोरिया के साथ। वहां पे उन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया था, जो एफटीए हुआ था, उस एफटीए में ही ट्रेड एंड सस्टेनेबिलिटी अग्रीमेंट भी था। यानी कि जो भी ट्रेड होगा, जो भी इंपोर्ट होगा, वहाँ पे सस्टेनेबिलिटी का क्लॉज होगा। यानी कि जो फॉर एग्जांपल जो भी कोरियन कंपनीज से अभी एक्सपोर्ट होगा टू यूरोपियन यूनियन, जो कोरियन कंपनीज प्रोड्यूस करेगी, वहाँ पे कार्बन एमिशन सबसे कम होना चाहिए, तो उन प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कुछ इस तरह के अग्रीमेंट्स बने, काफ़ी स्ट्रिक्ट अग्रीमेंट बने। लेकिन कोरिया वाला अग्रीमेंट हमारे लिए ज़्यादा, मैं कहूँगा, कंपेरेबल नहीं हुआ। कोरिया इज रादर अ डेवलप्ड कंट्री। 2019 में यूरोपियन यूनियन और वियतनाम का एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट भी साइन हुआ, एक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट भी फाइनलाइज हुआ 2019 में। अगर हम लोग इसको भी क्लोजली ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे भी उन्होंने ट्रेड और सस्टेनेबिलिटी की बात की, यानी कि कार्बन एमिशन कम करने की बात की थी। जो भी एक्सपोर्ट करेंगे, कार्बन ट्रेडिंग के ऊपर भी यहाँ पे एक अग्रीमेंट हुआ। तो कहीं ना कहीं इंडिया के साथ भी हम लोग ग्रीन हाउस गैस एमिशन स्टैंडर्ड्स के प्रति नेगोशिएशन जरूर देख पाएंगे। यानी कि जो भी आगे कंपनीज यूरोपियन यूनियन को एक्सपोर्ट करना चाहेंगी, उन्हें ग्रीन हाउस गैस एमिशन के स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे, विच विल इंक्रीज द कॉस्ट, विच विल इंक्रीज द इनपुट कॉस्ट। इसके अलावा नेचर ऑफ एंटरप्राइजेस और लेबर स्टैंडर्ड्स भी काफ़ी स्ट्रिक्ट है। अब नेचर ऑफ एंटरप्राइजेस में क्या प्रॉब्लम हो सकती है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच? देखिए, यूरोपियन यूनियन में 2 सिंपल टर्म्स इस्तेमाल कर देता हूँ। किस तरह की नेचर ऑफ एंटरप्राइज मिलेंगे? मेजॉरिटी एंटरप्राइजेस और मेजॉरिटी कंपनीज इन यूरोपियन यूनियन आर फॉर्मल। अगर हम लोग इंडिया की बात करेंगे, व्हाट काइंड ऑफ एंटरप्राइजेस डू वी फाइंड इन इंडिया? 90% इनफॉर्मल एंटरप्राइजेस आपको मिलेंगे। इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है इंडिया में।
और इसी इनफॉर्मेलिटी के कारण हम लोग उतने स्ट्रिक्ट लेबर स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं कर पाते। देखिए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के 8 कोर अग्रीमेंट्स है, कन्वेंशन है, जिसमें इंडिया ने 6 को साइन किया हुआ, जैसे कि चाइल्ड लेबर नहीं प्रमोट करेंगे, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन होगा, एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें की हुई है। लेकिन अभी भी इंडिया 2 ILO के अग्रीमेंट्स को साइन करना बाकी है, जहाँ पे जो कॉमन नेगोशिएशन की लेवरेज की बात करते हैं, राइट ऑफ कंप्लीट एसोसिएशन एंड राइट ऑफ लेवरेज ऑफ दिस एसोसिएशन, जहाँ पे एक कॉमन बार्गेनिंग की जो क्लॉजेस हैं उनको अभी तक इंडिया एक्सेप्ट नहीं साइन किया है, इंडिया ने कन्वेंशन नहीं साइन किया है ILO का। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये ज़रूर देख पाएंगे कि यूरोपियन यूनियन के साथ अगर हम लोग एक FTA की तरफ स्टेप उठा रहे हैं तो आगे चल के हम लोग वो बाकी 2 ILO के अग्रीमेंट्स भी शायद साइन करें और हमारी लेबर स्टैंडर्ड्स और भी स्ट्रिक्ट लाए, कुछ इस तरह के क्लॉजेस आ सकते हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कि यूरोपियन यूनियन के ऑलरेडी हायर फाइटो सैनिटरी स्टैंडर्ड्स होते हैं। आपने सुना होगा कि इंडिया के अल्फोंसो मैंगोज जो यूरोपियन यूनियन में जा रहे थे उन्हें रोक दिया गया ओविंग टू दी हायर फाइटो सैनिटरी स्टैंडर्ड्स। तो इसके ऊपर भी नेगोशिएशन ज़रूर चलेगी और सबसे बड़ा नेगोशिएशन हो सकता है ओवर द इंटरनेशनल, दिस शुड बी इंटरनेशनल डिस्प्यूट सेटलमेंट। जब भी कोई डिस्प्यूट होता है तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि वो इंडियन जुडिशरी में ही सेटल हो, आर्बिट्रेशन से सेटल हो, या फिर इंडियन जुडिशरी शुड बी द फाइनल आर्बाइटर। लेकिन यहाँ पे इंटरनेशनल डिस्प्यूट सेटलमेंट के चलते भी यूरोपियन यूनियन कहीं ना कहीं हार्ड बार्गेन कर सकता है। लेकिन इन सारे मुद्दों को अगर रिजॉल्व कर पाएंगे और जल्द से जल्द हम लोग अगर एक FTA फाइनलाइज कर पाएंगे, इसका टारगेट इन्होंने रखा है 2023-24 फिस्कल। यहाँ पे इंडिया और यूरोपियन यूनियन का FTA फाइनलाइज हो सकता है, कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं। लेकिन अगर इन मुद्दों को हम लोग रिजॉल्व कर पाए तो कहीं ना कहीं वी आर लुकिंग एट अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन। सो विल लुक फॉरवर्ड टू दिस नेक्स्ट राउंड ऑफ नेगोशिएशन। जब भी इसके ऊपर कोई अपडेट आएगी तो विल डिस्कस दैट एज सून एज पॉसिबल ऑन स्टडी IQ। आई होप कि आपको आइडिया आ चुकी है इंडिया और यूरोपियन यूनियन की रिलेशंस और उनके पिलर्स ऑफ कोऑपरेशन के ऊपर, और किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है इन फ्यूचर FTA टॉक्स, ये भी हम लोगों ने चर्चा की। If there is any update, we'll discuss that again on Study IQ. Thank you for watching this video. Jai Hind. Good afternoon. My name is Aman Sai and I have taken the Study IQ Pre-Com Mains program for my UPSC preparation, and I'm very happy with my decision because the polity class which is being taken by Shashank sir has been very helpful and fruitful for me, and I am under the mentorship of Om Dwivedi sir. I spoke to Om sir on a couple of occasions and he has been nothing but very supportive. Every time that I spoke to him was a good experience for me because he understood my problems, which is primarily regarding my preparation along with my job. He has his suggestions that I try to incorporate in my day-to-day life has been very fruitful, and slowly and steadily on a personal level I have been making progress in my preparation. So I would like to thank Om Dwivedi sir as well as Shashank sir for their efforts in my preparation. Thank you. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।